नमस्कार। चौथे दिन की कक्षा के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए आगे बढ़े। हम लोग एक एक नंबर के प्रश्न उत्तर कर रहे थे, उसी श्रृंखला में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गुरु नानक देव जी के माता और पिता का क्या नाम था? तो ये हमें सब पता है कि उनके माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालू। प्रश्न नंबर 45, गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा के लिए। तो कौन कौन सी वो भाषाएं थी? पंजाबी, हिंदी, फारसी और संस्कृत। चार भाषाएं थी जिनका ज्ञान श्री गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में ही प्राप्त कर लिया था। पंजाबी, हिंदी, फारसी और संस्कृत। गुरु नानक देव जी को किस व्यक्ति ने दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन संबंधी कार्य में लगाने का प्रयास किया? तो वो थे इनके पिताजी श्री मेहता कालू जी। जीविकोपार्जन क्या होता है? भी जीवन जीने के लिए, कमाई करने के लिए। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए इनके पिता ने क्या किया? तो इनके पिता ने इनकी शादी देवी सुलक्षणी के साथ कर दी। गुरु नानक देव जी की कितनी संतानें थी और क्या नाम थे? गुरु नानक देव जी के दो बेटे थे जिनका नाम था लक्ष्मी चंद और श्री चंद। इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने किस धर्म की शिक्षा दी? तो आपने सांझे धर्म की शिक्षा थी। वो धर्म कौन सा था? सांझा धर्म, सांझे धर्म की शिक्षा दी। अगले प्रश्न पर चलें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल कितने पद और श्लोक हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में श्री गुरु नानक देव जी के 974 पद और श्लोक हैं। 974। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य कितने राग हैं? तो 31 राग हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कितने राग हैं? 31 रागों में बाणी है, 31 राग। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहां बीते? तो वो बीते थे करतारपुर में। कहां पर? करतारपुर में। गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला जी। गुरु नानक देव जी ने जन्म के संबंध, गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी? वो लिखी थी, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माही पठाया। सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माही पठाया। गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए थे? तो गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए पांडे के पास भेजा उनको। उनके गुरु कौन कौन से रहने वाले हैं? एक थे मौलवी सैयद हुसैन तथा दूसरे थे पंडित ब्रिजनाथ जी। मौलवी सैयद हुसैन तथा पंडित ब्रिजनाथ जी। दादा मूलराज के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी? दादा मूलराज के पुत्र की मृत्यु 1914 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई थी। सूखी डाली, सूखी डाली एकांकी बहुत महत्वपूर्ण है। सूखी डाली एकांकी में घर के काम करने वाली नौकरानी का नाम क्या था? पारो। बेला का मायका किस शहर में था? जिसे हम लोग पंजाबी पेके कहते हैं। मायका किस शहर में था? लाहौर शहर में। दादाजी की पोती इंदु ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी? प्राइमरी तक। सूखी डाली एकांकी में दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना किससे की है? उन्होंने तुलना की है एक बरगद के पेड़ से। किससे? एक बरगद के पेड़ से। बेला ने अपने कमरे का फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया था? क्योंकि वह टूटा फूटा था। क्योंकि वह टूटा फूटा था। अगला प्रश्न है, दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? क्योंकि वह उन्हें ईमानदार, कर्मनिष्ठ, मेहनती और विश्वसनीय मानते थे। बेला ने विश्रानी को
काम से क्यों हटा दिया? क्योंकि उसे घर का काम करना नहीं आता था। एकांकी के अंत में बेला रूंधे कंठ से क्या कहती है? वह कहती है कि आप परिवार रूपी इस पेड़ की किसी डाली का टूट जाना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी कोई डाली सूख कर मुरझा जाए? सुमित्रा के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर देखेगा। सुमित्रा के पुत्र का नाम बताइए। सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव, देश के दुश्मन एकांकी में से लिया गया है। पुत्र का नाम है जयदेव। बाघा बॉर्डर पर दो बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मर जाने की खबर सुमित्रा कहां सुनती है? वह सुनती है किसके द्वारा? माधव राम के घर रेडियो पर सुनती है। वाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा माधव राम के घर रेडियो पर सुनती है। जयदेव वाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। डीएसपी, डीएसपी के पद पर नियुक्त था। जयदेव की पत्नी का नाम बहुत महत्वपूर्ण, पत्नी नीलम, नीलम सा नाम उसका। वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले दो सरकारी अफसर कौन थे? एक हेड कांस्टेबल, दूसरा था सब इंस्पेक्टर। कौन कौन से थे? एक था हेड कांस्टेबल और दूसरा सब इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न, जयदेव ने तस्करों को मारकर उससे कितने लाख का सोना छीना? बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर ये आने वाला है। 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख रुपए का जादू में था वो सोना छीना था। आगे बढ़ रहे हैं। जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपये इनाम में देने के लिए सोचा गया? 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। मीना कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। जयदेव की बहन थी। नीलम क्यों चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए? जयदेव अभी वापस लौटा था, वह थका हुआ था, इसलिए नीलम चाहती थी कि वह थोड़ा आराम कर ले। डीसी आकर सुमित्रा को क्या खुशखबरी देता है? डीसी आकर सुमित्रा को खुशखबरी देते हैं कि जयदेव की वीरता और साहस के सम्मान में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गवर्नर साहब की तरफ से 10,000 रुपए की इनाम राशि भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, जयदेव इनाम से मिलने वाली राशि के विषय में क्या घोषणा करवाना चाहता है? कि उसकी इनाम राशि शहीद हुए अफसरों की विधवाओं को आदि आदि बांट दी जाए। लीजिए आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या रहेगा? हमें बड़े प्रश्न है, कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कम से कम 6 या 7 पंक्तियों में लिखने होंगे। बड़े प्रश्न है, इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के अंदर यही प्रश्न आपको आने वाले हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न, ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया? ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। ये छोटे प्रश्न भी हो सकता है। दुर्ग के अंदर बहुत सारी डोलियां प्रवेश कर रही थी। मंत्री चूड़ामणि को उन पर शक हुआ। उसने डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, जिस पर पठानों ने इस बात को अपना अपमान समझा और तलवारें निकाल ली। इस प्रकार उन पठानों से लड़ते हुए मंत्री चूड़ामणि मारा गया। अगला प्रश्न, ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? झोंपड़ी में आए व्यक्ति ने ममता से सहायता मांगी। पहले तो उसने मना कर दिया, पर बाद में अतिथि देवो भवा, अतिथि धर्म का पालन करते हुए ममता ने बिना किसी धर्म भेदभाव के उस मुगल सिपाही को पहले पानी पिलाया और बाद में अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया। अगला प्रश्न है, ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए
अश्वारोही को बुलाकर क्या कहा? ममता ने कहा, मैं नहीं जानती कि वह व्यक्ति शहंशाह था या साधारण मुगल। मैंने सुना था कि वह जाते हुए मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने से डरती रही। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूं। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 4, हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन कितने वर्षों बाद तथा किस रूप में हुआ? हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन 47 वर्षों बाद उसके पुत्र अकबर द्वारा किया गया। वहां पर एक अष्टकोण मंदिर का निर्माण करवाया गया। उस मंदिर पर शहंशाह हुमायूं के नाम का शिलालेख लगवाया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां ममता का कोई नाम नहीं था। अगला प्रश्न, मंदिर में लगाए शिलालेखों पर क्या लिखा गया? मंदिर में लगाए शिलालेखों पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये आपको समास में भी आने वाला है। लेकिन हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं भी नाम न था। अगला हमारा जो पाठ है, अशिक्षित का हृदय। पहला प्रश्न, मनोहर सेन ने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा? मनोहर सेन ने एक बार कुछ भूमि ठाकुर शिवपाल सिंह के लगान पर लेकर खेती करवाई। वर्षा न होने के कारण सब चौपट हो गया। फसल न होने के कारण वह ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न पहुंचा पाया। लगान न मिलने के कारण ठाकुर शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह के नीम का पेड़ गिरवी रखने को कहा। इस तरह मजबूर होकर उसको अपना पेड़ जो था वो गिरवी रखना पड़ा। अगला प्रश्न, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं? मनोहर सिंह ने ठाकुर शिवपाल सिंह से खेती करने के लिए कुछ रकम उधार ली। फसल न होने की वजह से मनोहर सिंह उनका ऋण नहीं चुका सका, जिस कारण उसे नीम का पेड़ उनको क्या करना पड़ा? गिरवी रखना पड़ा। इस वजह से शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। अगला प्रश्न, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह से अपनी नीम के वृक्ष के लिए क्या आश्वासन चाहता है? मनोहर सिंह जब ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज न चुका पाया तो उसने अपना नीम का पेड़ ठाकुर के पास गिरवी रख दिया और कहा कि जब तक वह कर्ज नहीं चुका पाता तब तक पेड़ ठाकुर का रहेगा। लेकिन वह यह आश्वासन चाहता था कि वह उस पेड़ को काटेंगे नहीं। अगला प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर आएगा ही आएगा। नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? मनोहर सिंह का नीम के वृक्ष के साथ बहुत लगाव था। इसका मुख्य कारण यह था कि यह पेड़ उनके पिताजी के हाथ का लगाया हुआ था। इसके साथ उसका बचपन बीता था। इस पेड़ के उसके परिवार पर बहुत उपकार थे। वह इस पेड़ को अपने पिता की यादगार मानता था, इसलिए उसका वृक्ष के साथ लगाव होना स्वाभाविक था। अगला प्रश्न है, मनोहर सिंह ने अपना पेड़ बचाने के लिए क्या किया? मनोहर सिंह ने अपना पेड़ बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश विफल रही। अंत में उसने निश्चय किया कि वह अपने जीते जी पेड़ को काटने नहीं देगा। वह ठाकुर शिवपाल सिंह के मजदूर पेड़ को काटने के लिए आए तो मनोहर सिंह ने तलवार निकाल ली और उन्हें डरा धमकाकर वापस लौटा दिया। इस तरह से उसने अपना पेड़ बचाने की कोशिश की। मनोहर सिंह की किस बात से तेजा सिंह प्रभावित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल
सिंह के कर्ज में डूबा हुआ था। उसका नीम के पेड़ के से बहुत लगाव था, क्योंकि वह उसके पिता के हाथ का लगा हुआ था। वह किसी भी हालत में उसे कटने नहीं देना चाहता था। वह पेड़ की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार था। जब मनोहर सिंह ने अपनी यह बातें तेजा सिंह को सुनाई तो इन बातों से तेजा सिंह बहुत प्रभावित हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता किस प्रकार की? तेजा सिंह मनोहर सिंह की सहायता करने के लिए पहले 25 रुपए लेके आया। जब उसके पिता को पता चला तो उसने वह रुपए वापस ले लिए। उसके बाद तेजा सिंह ने अपनी नानी की दी हुई सोने की अंगूठी मनोहर सिंह को दे दी, जिस पर उसके पिता का कोई हक नहीं था। इस प्रकार मनोहर सिंह की सहायता तेजा सिंह ने करने की कोशिश की। अगला प्रश्न है मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा के अंदर, प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। मनोहर सिंह अशिक्षित का हृदय कहानी का मुख्य पात्र है। उसकी आयु 55 वर्ष है। कितनी है? 55 वर्ष है। पहले वह फौज में नौकरी करता था, अब वह अकेला रहता है। उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, लेकिन वह एक बहुत मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह ठाकुर शिवपाल सिंह से कर्ज लेकर फसल उगाना चाहता था, लेकिन वर्षा न होने के कारण पैदावार नहीं हुई। वह ठाकुर का कर्ज नहीं चुका सका, जिस कारण उसे अपना नीम का पेड़ ठाकुर के पास गिरवी रखना पड़ा। वह अत्यंत विनम्र हृदय वाला भावुक व्यक्ति है। उसको अपने पेड़ से बहुत लगाव है, क्योंकि वह पेड़ उसके पिता ने लगवाया था। इसलिए जब ठाकुर पेड़ कटवाना चाहता था तो वह यह देखकर बहुत दुखी होता है। वह किसी भी हालत में पेड़ को काटने देना नहीं चाहता था। वह उसके लिए मर मिटने को भी तैयार था। तेजा सिंह पेड़ को बचाने में उसकी सहायता करता है और वह उसे पेड़ का मालिक बनाने की घोषणा करता है। इस प्रकार वह एक सरल हृदय वाला अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति होते हुए भी अपनी महानता का परिचय देता है। अगला प्रश्न है जी, तेजा सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। या तो परीक्षा के अंदर मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण आएगा या तेजा सिंह का आएगा। तेजा सिंह अशिक्षित का हृदय कहानी का एक पात्र है। वह 15-16 वर्ष का एक बालक है। उसके पिता गांव के एक प्रतिष्ठित किसान हैं। वह प्रकृति से प्रेम करने वाला भावुक बालक है। जब उसे पता चला कि मनोहर सिंह के पेड़ को कटवाया जा रहा है तो वह अपनी अंगूठी देकर उसके ऋण को चुकाने में उसकी सहायता करता है। उसके प्रकृति प्रेम तथा साहसी स्वभाव को देखकर मनोहर सिंह अंत में अपना पेड़ उसके नाम करने की घोषणा करता है। अतः तेजा सिंह के चित्र में अत्यंत मानवीय गुण मौजूद है। अगला प्रश्न है, अशिक्षित का हृदय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अशिक्षित का हृदय कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने एक अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति मनोहर के सरल हृदय का परिचय दिया है। मनोहर सिंह को अपने नीम के पेड़ से बहुत लगाव है, क्योंकि वो उसके पिता ने अपने हाथ से लगवाया था। कर्ज न उतार पाने के कारण उसे पेड़ ठाकुर के पास गिरवी रखना पड़ता है। जब ठाकुर पेड़ को काटने की बात करता है तो उसके सरल हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है। वह पेड़ की रक्षा के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। इस तरह हमें इस कहानी से प्रकृति की रक्षा का संदेश मिलता है। अगली कहानी है हमारे पास दो कलाकार। इसकी लेखिका मन्नू भंडारी। बहुत ही मनोरंजक कहानी है ये, बहुत ही शिक्षादायक कहानी भी है ये। तो आइए इससे संबंधित
प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला प्रश्न, अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखे। वह छात्रावास में रहते हुए, छात्रावास किसे कहते हैं? जिसे हम लोग हॉस्टल कहते हैं। वह छात्रावास में रहते हुए सदा समाज सेवा के कार्यों में जुटी रहती है। वह वहां रहकर चपरासियों, दाइयों आदि के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती है। बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए बहुत दिन छात्रावास से बाहर रहती है। फुलिया नामक दाई के बीमार बच्चे की दिन रात सेवा करती है। भिखारिन के मरने के बाद उनके दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। अगला प्रश्न है, मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपकर रोते देखकर चित्रा ने क्या किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्रा जब वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि भिखारिन मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपट कर रो रहे हैं। तो चित्रा ने संवेदनशील मन से नहीं रहा गया, उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। वह वहीं रुक गई और उस दृश्य को अपने कागज पर उतार कर एक चित्र का रूप दे दिया। अगला प्रश्न, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकती? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब चित्रा ने आकर अरुणा को मरी हुई भिखारिन और उसके रोते हुए बच्चों के बारे में बताया तो अरुणा यह सुनकर स्वयं को तो रोक नहीं पाई और वह उसी समय उस भिखारिन के बच्चों के पास पहुंच गई। उन बच्चों को संभालने में व्यस्त होने के कारण वह चित्रा की विदाई के समय वहां पर पहुंच नहीं पाई। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे? प्रदर्शनी में अरुणा के साथ जो दो बच्चे थे वो उसी मरी हुई भिखारिन के बच्चे थे जो अपनी मां के मरने के बाद बेसहारा हो गए थे। जिन बच्चों का चित्र बनाकर चित्रा ने प्रसिद्धि प्राप्त की, उन्हीं बच्चों को अरुणा ने मां की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और प्रदर्शनी में वही दो बच्चे अरुणा के साथ आए थे। अगला प्रश्न है, दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। दो कलाकार कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मानवीय गुणों को कला से बढ़कर माना है। कहानी में अरुणा और चित्रा दो सहेलियां हैं। चित्रा एक प्रसिद्ध चित्रकार है। वह अपने चित्रों से देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है। मरी हुई भिखारिन व उसके साथ चिपक कर रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर वह बहुत नाम कमाती है, लेकिन अरुणा उन्हीं बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, उन्हें मां का प्यार देती है। इस कारण वह चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। अतः इस कहानी में लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि कलाकार में मानवीय गुणों का होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, दो कलाकार के आधार पर अरुणा का चित्र करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरुणा दो कलाकार कहानी की एक मुख्य पात्र है। वह एक सच्ची समाज सेविका है। वह मानवीय गुणों से भरपूर है। छात्रावास में रहते हुए गरीबों, चपरासियों आदि के बच्चों को वह निःशुल्क पढ़ाती है। किसी के दुख को देखकर द्रवित हो उठती है। फुलिया दादी के बीमार बच्चे की सेवा करती है। बच्चे की मृत्यु के पश्चात वह बहुत दुखी हो जाती है। इसी कारण वह अपनी प्रिय सहेली चित्रा की विदाई के समय भी नहीं पहुंच पाती। जिस भिखारिन के चित्र को बनाकर उसकी सहेली चित्रा देश विदेश में ख्याति पाती है, अरुणा उन्हीं बच्चों को मां बनकर पालती है। इस तरह वह अपनी महानता का परिचय देती है। इस प्रकार
अरुणा अपने मानवीय गुणों के कारण चित्रा से भी बड़ी कलाकार बन जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर यह प्रश्न कई बार आया है। चित्रा एक मंजी हुई चित्रकार है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? चित्रा एक मंजी हुई चित्रकार है, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक है, वह अपना अधिकतर समय चित्र बनाने में व्यतीत करती है। अत्यंत संवेदनशील होने के कारण वह अपने चित्रों में जान भर देती है। मरी हुई भिखारिन और उसके रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर वह देश विदेश में ख्याति, जिसे प्रसिद्धि कहते हैं, प्रसिद्धि पाती है। उसकी कला संवेदनशीलता का उदाहरण है। इस तरह हम कह सकते हैं कि चित्रा एक मंजी हुई चित्रकार है। अगला प्रश्न है, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। दो कलाकार शीर्षक हमारे विचार में पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि अरुणा और चित्रा दोनों सखियों को लेखिका ने दो कलाकार माना है। चित्रा अपनी चित्रकला के कारण एक कलाकार का दर्जा प्राप्त करती है, तो वहीं अरुणा उन दो बच्चों को संभालकर मानवीय गुणों के कारण चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। अगले पाठ पर जा रहे हैं, जिसका नाम है नर्स, और इसके लेखक हैं कला प्रकाश जी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस पाठ से संबंधित परीक्षा के अंदर 100% कहने का भाव 100% एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सरस्वती की परेशानी का क्या कारण था? सरस्वती का बेटा अस्पताल में दाखिल था, उसका ऑपरेशन हुआ था। सरस्वती उससे मिलने अस्पताल आई थी, उसका बेटा उससे लिपट कर रो रहा था। सरस्वती का बेटा उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था। बेटा सरस्वती की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। बेटे का इस प्रकार रोना और तड़पना सरस्वती की परेशानी का मुख्य कारण था। दूसरा प्रश्न, सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज्यादा समझदार और अक्लमंद लग रहा था, क्योंकि उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। सरस्वती ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि वह महेश को अपनी बातों में लगाए, उसे कोई कहानी सुनाए ताकि वह वहां से बाहर जा सके। लड़के ने सरस्वती की बात मान ली और उसकी मदद को तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते देखा तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है, वह बहुत शैतान है। उसका नाम भी महेश है, वह अभी 3 महीने का है। उसने महेश को यह भी बताया कि आया जब उससे खेलती है, वह गाना गाती है तो वह खुशी से हाथ पैर ऊंचे ऊपर नीचे करने लगता है, जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह यह भी बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता है, इसलिए अभी अंगू अंगू गूंगू बोलता है। बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न, दूसरे दिन महेश ने मां को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी कैसे दे दी? महेश ने अपनी मां को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी इसलिए दे दी क्योंकि सिस्टर सुसान के छोटे से बच्चे की बातें सुनकर उसे अपनी मां के बारे में भी सोचा। उसे अपनी छोटी बहन मोना के रोने की चिंता हुई, जिसे मम्मी पास वाले राजू के घर
छोड़कर आई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके रोने से मां का कष्ट बढ़े। अगला प्रश्न, सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुसान ने क्या कहा? सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट देने पर सिस्टर सुसान ने रंग बिरंगे फूलों वाला गुलदस्ता तो ले लिया, पर उसने अपने बबलू के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। उसकी तो अभी शादी हुई थी और ना ही उसकी कोई संतान थी। उसकी ना तो अभी कोई शादी हुई थी और ना ही उसकी कोई संतान थी। उसने तो महेश को बहलाने के लिए झूठ ही कहा था कि उसका छोटा सा बबलू है। सिस्टर सुसान का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सिस्टर सुसान कहानी की प्रमुख पात्र है। वह ममत्व से परिपूर्ण है। उसके चित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, एक अच्छी नर्स। सिस्टर सुसान एक अच्छी नर्स है। वह अपने काम को वह व्यवसाय न समझकर मानव सेवा समझती है। ममतामयी नारी। सिस्टर सुसान एक ममतामयी नारी है। वह अस्पताल के बच्चों को एक मां के समान प्यार करती है। कर्तव्यनिष्ठ। सिस्टर सुसान एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। वह अस्पताल में आते ही बिना समय गवाए बच्चों को देखना शुरू कर देती है और उन्हें जरूरी दवा भी पिलाती है। पीड़ा को समझने वाली। वह अस्पताल में आए बच्चों की पीड़ा को समझकर अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेती है। वह बच्चों के मनोविज्ञान को समझती है। सेवा भाव से युक्त। सुसान सेवा भाव से युक्त नारी है। बच्चे उसकी सहानुभूति को पाकर खुश हो जाते हैं। अंततः सही अर्थों में सिस्टर सुसान एक ईमानदार और अच्छी नर्स है। इसके साथ साथ वह सेवा भाव से युक्त और ममतामयी नारी है। नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नर्स कहानी कला प्रकाश जी द्वारा रचित है। यह एक सामाजिक कहानी है। इस कहानी में कला प्रकाश जी ने सिस्टर सुसान, जो कि एक नर्स है, के माध्यम से यह बताया कि रोगी को ठीक करने के लिए जितनी दवा की आवश्यकता होती है उतनी ही उसकी मनोवस्था को समझकर उसके अनुकूल व्यवहार करना भी है। लेखिका ने यह भी बताया है कि नर्स का सेवा भाव और अपनापन रोगी के लिए हितकारी हो सकता है। अतः कला प्रकाश जी का इस कहानी को व्यक्त करने का उद्देश्य यही रहा है कि नर्सिंग केवल एक व्यवसाय नहीं है, पेशा नहीं है, बल्कि मानव सेवा है। क्योंकि नर्स को रोगी की दशा के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। अंततः नर्स एक उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक कहानी है। अगला हमारे पास लघु कथा है, मां का कमरा। इससे संबंधित परीक्षा के अंदर प्रश्न आता ही आता है। पहला प्रश्न, बेटे ने पत्र में अपनी मां बसंती को क्या लिखा? बेटे ने अपनी मां को पत्र में लिखा था कि उसकी तरक्की हो गई है, उसे उसकी कंपनी ने रहने के लिए बड़ी कोठी दी है, अब वह रहने के लिए उसके पास शहर में आ जाए, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा प्रश्न, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया? परीक्षा के अंदर ये वाला प्रश्न आता है। पड़ोसन रेशमा ने बसंती को समझाया कि उसे बेटे के पास रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। शहर में रहने वाले बहू बेटे बड़े बुजुर्गों को अपने पास रहने के लिए बुला तो लेते हैं,
पर उन्हें सम्मान से नहीं रखते, उनसे नौकरों वाला काम करवाते हैं, उन्हें ठीक तरह से खाने पीने को भी नहीं देते। बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई? ये प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर आपको प्रश्न मिलने वाला है कि बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई। बसंती को अपने पुत्र पर भरोसा था, फिर भी पड़ोसन के डराने से वह मन ही मन भयभीत थी। अगले दिन जब बेटा उसे ले जाने के लिए स्वयं कार लेकर आ गया तो वह उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अगला प्रश्न, बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था? बसंती के कमरे में डबल बेड बिछा हुआ था, टीवी पड़ा था, एक टेप रिकॉर्डर था, दो कुर्सियां थी और बेड पर बहुत नरम गद्दे थे। उसे अपना कमरा स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा था। अगला प्रश्न है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये भी प्रश्न आपको प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बसंती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे ऐसी संपन्नता भरा जीवन अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ था। वह अपने पुश्तैनी घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब बेटे और उसके परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगला प्रश्न है, मां का ममता कहानी का उद्देश्य क्या है? मां का कमरा कहानी श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने आज के स्वार्थ भरे जीवन के बच्चों का हाल बताया है कि जो बड़े होकर अपने माता पिता के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु लेखक ने इस कहानी में बताया है कि आज भी ऐसे अनेक पुत्र हैं जो अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। वह सोचते हैं कि यह वही माता पिता हैं जिन्होंने उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया और उनका पालन पोषण किया। लेखक ने बसंती और उसके पुत्र के माध्यम से यह बताया है कि लेखक का इस कहानी को व्यक्त करने का उद्देश्य भी यही है कि आज भी समाज में ऐसे अनेक युवक हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। अगली हमारे पास एक लघु कथा है एहसास, जिससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। दिवाकर बेंच पर बैठकर क्या सोच रहा था? वह 2 साल पहले ही की घटना को याद कर उसी में खोया था। वह याद कर रहा था कि 2 साल पहले जब वह अपनी बड़ी मौसी के घर दिल्ली गया था, तब उसने वहां फन सिटी में कितना मजा किया। उस समय फन सिटी में कितना खेला कूदा था। वह वहां उसने खूब मस्ती की थी। यही सब यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे कि महत्वपूर्ण कहने का अर्थ क्या है। सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? शहर में आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहां उसने खेतों में कई बार सांप और अन्य जानवरों को देखा था। उसके लिए सांप को देखना कोई नई बड़ी बात नहीं थी। इसके साथ साथ वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। इसी कारण वह सांप को देखकर नहीं डरा। अगला प्रश्न, दिवाकर ने अचानक सांप को सामने देखकर क्या किया? दिवाकर ने जब सांप को देखा
तब वह नहीं घबराया, जबकि अन्य छात्र छात्राएं डर के मारे कांप रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में दिवाकर ने बड़े ही धीरज से काम लिया। उसने बिना डरे और घबराए निडरता से अपनी बैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। प्रश्न नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया? दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया? दिवाकर को उसकी समझदारी और निडरता के कारण पुरस्कृत किया गया। शैक्षिक भ्रमण, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण के समय जब अचानक से सांप छात्र छात्राओं के सामने आ गया, तब सभी बच्चे डर गए, परंतु दिवाकर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने विवेक और वैसाखी का सहारा लेकर सांप को दूर फेंक दिया था। उसकी इसी बहादुरी के कारण उसे प्रातः कालीन सभा में प्राचार्य महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्राचार्य का अर्थ क्या होता है? मुख्य अध्यापक। अगला प्रश्न, लघु कथा एहसास का उद्देश्य क्या है? एहसास कहानी उषा आर शर्मा द्वारा रचित है। मानवतावाद का समर्थन करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। एहसास कहानी शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का इस कहानी को व्यक्त करने का उद्देश्य ही यही रहा है कि शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास को जगाना और अपने आप को किसी से कम न समझकर उनका हौसला बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, एहसास नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कि एहसास लघु कथा को एहसास नाम क्यों दिया गया? इस कहानी में उषा आर शर्मा जी ने यह बताना चाहा है कि हमें उन बच्चों को उनकी योग्यता का एहसास करवाना चाहिए जो शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कहानी में दिवाकर जो अपनी टांग खो चुका था, अपने आप में अधूरेपन का एहसास करता था, जब प्रधानाचार्य द्वारा उसे उसकी बहादुरी निडरता के लिए सम्मानित किया गया, तो उसे भी अपनी पूर्णता का एहसास हुआ। अंत इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त और सार्थक है। लघु कथा शीर्षक एहसास से ही जुड़ी हुई है। तो आइए अगला पाठ जो निबंध है हमारे पास मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिंह। इससे संबंधित भी हमारे पास परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। तो आइए शुरू करें। प्रश्न नंबर 1, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि या माता जैसा क्यों कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि और माता जैसा कहा है। जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, इसी तरह विश्वास पात्र मित्र मिलने से भी सभी कमियां दूर हो जाती हैं। औषधि की तरह वह हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है, इसलिए उसे औषधि कहा है। विश्वास पात्र मित्र में माता के समान धैर्य और कोमलता होती है, इसलिए उसे माता कहा गया है। प्रश्न दूसरा, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से बहुत लाभ होता है। ऐसा मित्र हमारे मनोबल को बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक काम कर लेते हैं। जिस प्रकार सुग्रीव ने राम से प्रेरणा पाकर अपने से अधिक बलवान बाली से युद्ध किया था, ऐसे मित्रों के होने से हम कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर लेते हैं। प्रश्न तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी।
लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की और क्यों की? लेखक ने सत्संगति की तुलना सहारा देने वाली बाजू से की, जो हमें निरंतर उन्नति की ओर लेकर जाती है। इसके विपरीत कुसंगति की तुलना पैर में बंधी हुई चक्की से की, जो हमें निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? याद रखिएगा, इस प्रश्न में थोड़ी सी बात को समझने की बात है कि अगर परीक्षा के अंदर हमें आ जाए कि सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आपको जो अच्छे गुण लिखे वो लिख सकते हो। लेकिन जब प्रश्न ऐसे आए कि सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं, तो जो गुण हमने इस मित्रता पाठ में पढ़े हैं वही लिखेंगे, क्योंकि वो ही लेखक द्वारा बताए गए हैं। उत्तर है जी, लेखक के अनुसार सच्चे मित्र में बहुत से गुण होते हैं। उसमें उत्तम वैदेशी निपुणता, माता के समान धैर्य, वह हमारे लिए खजाने के समान होता है। सच्चा मित्र हमारा मार्गदर्शक होता है, वह हमारी रक्षा करता है, उस पर हम अपने भाई के समान विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे संकल्पों को दृढ़ करता है, हर प्रकार से हमारी सहायता करता है। प्रश्न दूसरा, बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था की मित्रता में एक मगन कर देने वाला आनंद होता है, उसमें ईर्ष्या का भाव भी होता है, मधुरता, प्रेम और विश्वास भी बचपन की मित्रता में ही होते हैं। जल्दी ही रूठना और मनाना भी होता है। लेकिन युवावस्था की मित्रता बाल्यावस्था की मित्रता की अपेक्षा अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है। युवावस्था का मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। अगला प्रश्न है जी, दो भिन्न प्रकृति के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता बनी रहती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दो भिन्न प्रकृति के लोगों में भी परस्पर प्रीति और मित्रता बनी रह सकती है। जैसे मुगल सम्राट अकबर और बीरबल दोनों ही अलग अलग स्वभाव के होते हुए भी अच्छे मित्र थे। अकबर नीति विशारद विद्वान थे, जबकि बीरबल एक मजाकिया स्वभाव वाले व्यक्ति थे। इसी प्रकार राम धीर और शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में परस्पर प्रीति थी। इस प्रकार लेखक ने इन उदाहरणों को देकर हमें यह स्पष्ट किया है कि दो भिन्न प्रकृति वाले लोग भी परस्पर मित्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मित्र का चुनाव करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली है, मित्र के गुणों और स्वभाव को देखना चाहिए। केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, चतुराई आदि देखकर किसी को मित्र नहीं बना लेना चाहिए। मित्र जीवन के कठिन समय में सहायता देने वाला होना चाहिए। उसमें माता के समान धैर्य और वैद्य के समान निपुणता होनी चाहिए। वह सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। क्या आप लेखक की इस उक्ति से सहमत हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, परीक्षा के अंदर बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन इस बार इस प्रश्न के परीक्षा में आने के ज्यादा आसार है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। क्या आप लेखक की इस उक्ति से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। लेखक का यह कथन पूर्णतः उचित है।
कि बुराई हमारे मन में अटल भाव धारण करके बैठ जाती है, जबकि अच्छी और गंभीर बातें हमें जल्दी समझ में नहीं आती, जैसे भद्दे और फूहड़ गीत, बचपन की सुनी गंदी गालियां हमें कभी नहीं भूलती। इसी तरह सिगरेट, शराब आदि की लत भी आसानी से नहीं छूटती। अन्य बुरी बातें भी हमारे मन में सहज ही प्रवेश कर जाती हैं तथा वह जल्दी दूर नहीं होती हैं। अतः लेखक का यह कथन पूरी तरह ठीक है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। तो ये था हमारे आज के चौथे दिन का कार्य। लगातार हम लोग 7 दिन आपके साथ हिंदी विषय को लेकर बने रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।